हेल्थ का जो ये पढ़ाई होता है ये बहुत ही बेसिक है, ये तो कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं अपने गांव में और आप देख रहे होंगे यहाँ पे हॉस्पिटल लिखा हुआ है। जो बड़े बड़े शहरों में इस तरह के हॉस्पिटल देखे जाते हैं और यहाँ पे आप बोर्ड ये देख सकते हैं। तो इस पूरे हॉस्पिटल की जो कहानी है उसका मैं परिचय देने से पहले मैं शुरू करता हूँ ब्राज़ीलियन उपन्यासकार द अल्केमिस्ट उपन्यास, जो बहुत प्रख्यात उपन्यास है, ब्राज़ीलियन उपन्यासकार पाउलो कोएल्हो ने लिखा है, जिसका एक नायक होता है सेंटियागो। और सेंटियागो लोहा से सोना बनाने के लिए अपने गुरु के पास जाता है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है और सबसे उसका जो यात्रा, साहसिक यात्रा, वो सहारा के रेगिस्तान से होकर गुजरता है, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और वहाँ से वो जाकर अपने गुरु के पास से फिर अपने घर वापस आता है, तो उसको पता लगता है कि जो विद्या हम सीखने गए थे लोहा से सोना बनाने का, वो विद्या हमारे घर के पास ही मौजूद है। तो इसी कहानी को चरितार्थ करते हुए हमारे साथ हैं हमारे गांव के होनहार युवा साथी डॉक्टर संदीप गुप्ता जी। और आज ये हमारे गांव में न सिर्फ डॉक्टरी का सफलतापूर्वक पढ़ाई की हैं, बल्कि एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाए हैं, अर्थात गांव के और इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए जो शहरों में जाकर करवाना पड़ता है उसका सारा व्यवस्था आपने यहाँ किया हुआ है। तो पहले हम डॉक्टर साहब से परिचय जानते हैं। क्या नाम है सर आप? डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता जी सर, अपना डिग्री भी बताते चले। BMS MD इन मेडिसिन, MD इन क्रिटिकल मेडिसिन, PhD इन पीडियाट्रिशियन एंड डायबिटिक डायबिटोलॉजिस्ट किया है, डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजिस्ट। ठीक है, ये पूरी पढ़ाई मैंने बैंगलोर से किया है और कुछ मुंबई से किया है। ठीक है, उसके लास्ट में मैंने किया है फेशियल एस्थेटिक का, जिसमें फेशियल एस्थेटिक और प्लास्टिक सर्जरी का खर्च है। तो आपका परिचय पहले तो ये हमको बताएं कि आपके मन में सबसे पहले कहाँ से आया मन में विचार कि हमको डॉक्टर बनना है? पहले मैंने यही बसडीला LP के इंटर कॉलेज से पढ़ाई करता था। ठीक है, फिर मैंने बायो से लिया, फिर बायो के बाद में फिर मुझे दो ही ऑप्शन था, या तो मैं साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट से जाऊं और नहीं तो मैं नीट की तैयारी। और उस टाइम पे हम लोग CPMT करते थे। ठीक है, ये नीट नहीं था तो PMT या CPMT करना पड़ता था। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि मतलब कि आप एक CPMT का तैयारी करेंगे या फिर PMT का तैयारी, दोनों ही फॉर्म भर दीजिए, अगर जहाँ से निकलता है तो वहाँ से आप निकल जाइए। तो मैंने PMT का ही भरा था, PMT में ही निकला, फिर मैं बैंगलोर जाके। नहीं, ये मजबूरी में उठाया गया आपको, आप डॉक्टर बने तो एक कदम मजबूरी में उठाया गया है, या मन में कोई बिंदु ऐसा था कि खटका कि हमको भी डॉक्टर बनना है? नहीं, हमको भी डॉक्टर बनना है, ये पहले से ही तय था। ये जो आपका यात्रा है, जो आपने इंटर में कब पास आउट हुए? इंटर मैं इंटर 2008 में पास आउट हूँ। 2008 में पास हुए। तो जो यात्रा है आपका डॉक्टर बन, अब यहाँ से लेकर के और डॉक्टर बनने तक का यात्रा कैसा रहा? रफ्तीली रहा, एकदम बराबर रहा कि उबड़ खाबड़ रास्तों से? बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रहा है। ठीक है, मतलब संघर्षमय रहा। थोड़ा सा उस अपने संघर्ष को बताएं और कठिनाइयों को बताएं, जाकि जो युवा तैयारी करना चाहते हैं नीट की और डॉक्टर बनना चाहते हैं उससे अवगत हों और प्रेरणा लें। क्योंकि जो 12th का जो ये पढ़ाई होता है ये बहुत ही बेसिक है, ये तो कुछ भी नहीं है। जो हमारी मेन पढ़ाई स्टार्ट होती है वो आफ्टर 12th स्टार्ट होती है ना। तो आफ्टर 12th में खाली एडमिशन नीट के थ्रू या फिर CPMT PMT के थ्रू ही अगर हम एडमिशन ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, तो खाली एडमिशन लेना ही बड़ी बात नहीं है। एडमिशन तो बहुत लोग को मिल जाता है। जैसे मेरे क्लास में 46 लोगों का वैकेंसी था, 46 लोगों हम पढ़े। फर्स्ट ईयर में खाली 3 लोग पास हुए थे टोटल सब्जेक्ट क्लियर में, और 7 लोग एलिजिबल थे। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे डिप्रेशन, लोगों का डिप्रेशन होना कि मैं फेल हो जा रहा हूँ, इतना पैसा लग रहा है। फिर 2-4 लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। बहुत लोग फेल हो जाते हैं तो उनके घर वाले मना कर देते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोग जाते जाते 28 बच्चे एकदम कंप्लीट करके क्लियर हुए थे। तो 46 में 28 ही निकले थे। बाकी सारे लोग, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने स्ट्रगल नहीं कर पाए, कोई फेल हो गया, किसी के घर वालों ने मना कर दिया, मतलब वो सारे लोग उसमें ही छट हो जाते हैं। और खाली ग्रेजुएशन से कुछ होता नहीं है। अगर खाली अपने BMS कर लिया, MBBS कर लिया, उससे कुछ भी नहीं होता है। जब तक आपके पास स्पेशलिटी ना हो किसी चीज़ का, तब तक कुछ भी महत्व नहीं रखता है। ठीक है, अगर हम किसी चाइल्ड का कुछ देख रहे हैं
तो हमारे पास कम से कम एक डिप्लोमा इन पीडियाट्रिशियन होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर हम डर्मो का देख रहे हैं तो कुछ एक डिप्लोमा या फिर कुछ डिग्री हमारे स्किन से रिलेटेड होना ही चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने दो या तीन स्पेशलिस्ट मैंने किया हुआ है। एक डिप्लोमा इन डायबिटिक किया हुआ है ताकि डायबिटिक में सारे पेशेंट का जो अब शहरों की बीमारी थे अब गाँव में भी पाँव पसार चुकी है। करेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को बीपी का, शुगर का, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं एमडी इन अल्टरनेटिव मेडिसिन का लेता हूँ जिसमें क्रिटिकल मेडिसिन भी शामिल रहेगा और उसमें बीपी और शुगर दोनों भी मैं दे सकता हूँ, है ना। तो एमडी इन मेडिसिन मैंने किया था, तो फिर अभी जी। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपकी डिग्री पूरा हुआ, ये पूरा यात्रा, इसका श्रेय किसको देना चाहें? मेरी मम्मी को। अच्छा। क्योंकि मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है कि बाहर भेज करके और अपने खुद घर पे अकेले रह करके और उन्होंने मुझे पढ़ाया। जी, देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। तो आप भाई साहब के सफलता के पीछे माँ का जी का योगदान है और ऐसे माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। हर माँ को ऐसा होना चाहिए कि अपने लाख संघर्ष करे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा दे, मंजिल तक पहुँचा दे। आप कहाँ कहाँ ये सेवा दिए, जो सेवा आपने दिया डिग्री पूरा करने के बाद, उसके बारे में हमारे पहले तो मैं बोरिंग हॉस्पिटल में, बैंगलोर, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पहले वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग दिया। कौशिक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दिया। वो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में भाई वहाँ पे जॉब किया 1 साल। फिर उसके बाद में मैंने अपोलो ज्वाइन कर लिया। अपोलो इन बैंगलोर ही ज्वाइन किया। तो अपोलो ज्वाइन के साथ में प्रशांत हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। फिर प्रशांत 2 साल छोड़ने के बाद में फिर अपोलो को कंटिन्यू रखा, ब्लॉसम को ज्वाइन कर लिया। फिर मेरा आज 2015 से 25 चल रहा है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है। ब्लॉसम में 10 ईयर का ब्लॉसम में हो गया और 6 ईयर हो गया मुझे अपोलो में। हम जानना चाहेंगे जो आपका यात्रा रहा बेंगलोर टू गवर्नर, तो बेंगलोर तो बहुत हाईटेक सिटी है, लोगों के पास पर्याप्त पैसे हैं और ये जो अपना गांव है, अधिकांश लोग यहाँ गरीबी रेखा के नीचे या मतलब बहुत निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो कैसे आप सामंजस्य बिठाएंगे? मैं देखा कि मतलब मेरे जहाँ से मैं बेसिकली यहाँ बिशनपुरा बाबू से हूँ, ठीक है। तो बिशनपुरा बाबू के जो आसपास के एरिया है उसमें कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है और अगर कुछ क्लिनिक्स वगैरह हैं तो उसमें उतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट वहाँ पे करा सकें। ठीक है। जैसे कोविड सेंटर की बात करें, कोविड टाइम की 2019 और 20 की बात करें, उसमें ऑक्सीजन लेवल इतना जो लोगों का कम हो जा रहा था कि अब हॉस्पिटल जाने के बाद में भी हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं था। ठीक है। तो मैंने जब कोविड सेंटर वहाँ पे बेंगलोर में खोला हुआ था तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन का कमी हो गया था, लेकिन हमारे पास इतना ऑक्सीजन था कि हम लोगों का वहाँ पे ऑक्सीजन दे करके, फर्स्ट एड दे करके वो सब कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बिशनपुरा बाबू के आसपास के जितने भी चौरी चौरा, मतलब आसपास के 10 किलोमीटर के एरिए में किसी के पास में ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं था। ठीक है। और जिसके पास था वो किसी दूसरे पेशेंट को नहीं ले रहे थे, जो उनका आईपी पेशेंट था उनको ही ऑक्सीजन सब दे रहे थे। तो काफ़ी पेशेंट उसमें डेथ हुए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक कम से कम ऑक्सीजन लेवल का हॉस्पिटल और हार्ट से रिलेटेड ईसीजी लेवल का और एक मेडिसिन, मतलब ये डायबिटिक का और हाइपरटेंशन, ये कम से कम 4 मेडिसिन जो रहता है ना, ये 4 थेरेपी या मेडिसिन का ये वो अवेलेबल होना चाहिए 5 किलोमीटर एरिया में, ताकि इस 5 किलोमीटर के एरिया में लोग बाहर ना जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए बाहर जाएं, ठीक है, उसके लिए नो प्रॉब्लम। बस ये छोटी चीज़, जैसे ऑक्सीजन कम हो गया, हम 10 किलोमीटर अगर जाएंगे तो उतने में पेशेंट डेथ हो जाता है। अगर हम फर्स्ट एड यहाँ पे दे हम आपके इस जो भी सुविधा है, जो आपने सोचा है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो पैसे का अभाव है उससे कैसे सामंजस्य बैठाएंगे आप? मुझे पैसे के अभाव से कुछ मतलब नहीं है। जैसे अगर 15 दिन पर अगर कैंप लगा देता हूँ, ठीक है, तो जो फ्री में लोग आकर के हमारे पे अगर कंसल्ट कर लेंगे तो उसमें फ्री में ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो हर महीने यहाँ पे कैंप लगेगा, फ्री कैंप लगेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे भाई साहब जो हैं, हम न सिर्फ गांव में आके इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवाए, बल्कि गांव के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है उसको भी इन्होंने देखा है और उसके अनुसार ये फ्री में कैंप लगाएंगे। सर, कैंप के बारे में बताएं, अगला कैंप कब लगेगा? अगला कैंप सैटरडे को लगेगा जी, शनिवार को लगेगा और संडे 2 दिन लगेगा जी। उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, कौन कौन आ सकता है? इस सैटरडे में पूरे लोग, सारे लोग आ सकते हैं जिनको हेल्थ चेकअप कराना रहेगा, जैसे
बीपी हो गया, शुगर हो गया, वेट हो गया, चेस्ट से रिलेटेड हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, पर एब्डामेंस हो गया, उनका एक स्क्रीनिंग कर दिया जाएगा कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है उन्हें कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में संडे को 2 कैंप लगेगा, एक हेल्थ चेकअप कंटिन्यू रहेगा और दूसरा डेंटल चेकअप रहेगा। तो उसमें डॉक्टर साहिल और डॉक्टर सूर्य प्रताप दोनों लोग ही आने वाले हैं। डेंटल और हेल्थ चेकअप दोनों ही कंटिन्यू रहेगा। जो सैटरडे कैंप रहेगा वो संडे को भी रहेगा। अच्छा, दोनों ऐड ऑन हो जाएगा, डेंटल वाला उसमें ऐड हो जाएगा। जी। तो और उसके बाद में अगले सैटरडे को कैंप रहेगा, ईसीजी कैंप रहेगा। अच्छा, तो सारे लोग को जितने इस 2 दिन में जितने लोग का स्क्रीनिंग हुआ रहेगा कि जो हाइपरटेंशन के हैं या फिर जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारे लोगों का ईसीजी जो है वो सैटरडे को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। और फिर संडे को, अगले संडे को क्या होगा, उसमें शुगर कैंप लगेगा। तो जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं वो सारे 3 दिन हम जो कैंप लगाएंगे उसमें सारे डायबिटिक छट के आ जाएंगे। फिर डायबिटिक का फ्री कैंप लग जाएगा ताकि शुगर टेस्ट उनका फ्री में हो जाए। और दवा के लिए अभी देखेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास मेडिकल स्टोर का भी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो मेडिसिन उनको बाहर से ही लेना पड़ेगा। अभी 2 महीने लगेगा, कम से कम 2 महीने के बाद ही मैं अपना मेडिकल सेटअप। अच्छा, मतलब 2 महीने लगेंगे, मतलब फुल क्षमता से, पूरी क्षमता से हॉस्पिटल को संचालित होने में। लेकिन तब तक जो भी सुविधाएं हैं आप आम लोगों को देंगे। यस, ट्रीटमेंट करेंगे। यस। अभी ओपीडी के लिए सारे मेडिसिन अवेलेबल्स हैं, जो भी ओपीडी में होता है। ईसीजी की सुविधाएं अवेलेबल है, डेंटल के लिए सुविधा अवेलेबल है, लेकिन फार्मेसी की सुविधा अभी अवेलेबल नहीं।